दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल विथ शेखर पर। आज बीपीएससी ऑडिटर का मेंस का एग्ज़ाम था। अब एग्ज़ाम के जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को मैं आज यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। आज मेरा भी एग्ज़ाम था, तो उन्हीं एग्ज़ामों को मैंने आज प्रश्न के आधार पर मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। प्रश्न के जो डिफ़िकल्टी लेवल थे पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा गया है। तो ये 67वीं बीपीएससी वालों के लिए एक नॉक का एक मुद्दा बन चुका है। आप इसे समझ सकते हैं क्वेश्चन को देखने के बाद। देखिए, जीएस पेपर फर्स्ट जो कि आज था 2 बजे से लेकर 5 बजे का समय निर्धारित था। इसमें जो हिस्ट्री के प्रश्न, हिस्ट्री के प्रश्न और करेंट अफेयर्स और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये प्रश्न जो पूछे गए हैं, डीआई तो लगभग आसान थे, लेकिन फिर भी हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन भी, वो थोड़े पेचीदा सवाल पूछे गए हैं। तो जो कि 67वीं बीपीएससी जो आगे होने वाली है और सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो भी बच्चे हैं, तो उनके लिए आप उस प्रकार से अपनी तैयारी को थोड़ा सा अपना रुख मोड़ सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आज के हिस्ट्री के प्रश्न। जो पहला प्रश्न था, जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलन के लक्ष्यों एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए। अब इस प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो यह प्रश्न आपको देखने के बाद लगेगा यह काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, जिसे कि प्रश्न को काफ़ी मूव किया गया है। हालांकि ऐसा उम्मीद नहीं था कि बीपीएससी लगातार इस प्रश्न को इस एग्ज़ाम में इतना मूव करेगा, लेकिन प्रश्न अच्छे लेवल के थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालें। अब ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि अपने पैटर्न को लगभग छोड़ता हुआ प्रतीत दिख रहा है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। मैंने इसी प्रश्न को हिट किया था। दूसरा प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण कीजिए। अब एक्चुअल में ये चारों प्रश्न जो थे वह मेरे रेंज में था, लेकिन यदि आप जनजातीय आंदोलन को लिखते तो इसमें सारे पहलू को, या फिर आप संथाल, मुंडा हो, कोल, जितने भी सभी आंदोलन का आपको लिखने पड़ता था, यह रेंज काफ़ी ज़्यादा आ जाता और समय का वहाँ पे अभाव होता, इसलिए मैं यह प्रश्न को वहाँ पे हिट नहीं किया था। लेकिन यह प्रश्न मेरे रेंज में था, ये प्रश्न मैंने बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण। अब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के जो इथिक्स हैं, उस इथिक्स के आधार पर उनके दर्शन में मानववाद, हालांकि उनके मानववाद में यदि आप राजनीतिक दर्शन का मानववाद पढ़ते हैं तो उनमें भी उनको मानववाद आपको दिखने को मिलेगा, और राजनीतिक भी पढ़ते हैं, सांस्कृतिक भी पढ़ते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो दर्शन है वह मानवता का कहीं न कहीं केंद्र ही रहा है। तो ये प्रश्न मेरे रेंज में था। नेक्स्ट है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषता की विवेचना कीजिए। मौर्य कला भी, अब मौर्य कला की प्रमुख विशेषता है तो यह प्रश्न यहाँ पे इसका रेंज काफ़ी वाइड हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्थापत्य कला और मूर्ति कला, दोनों कला का यहाँ पे आपको वर्णन करना है, तो रेंज काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो इस प्रकार की केवल, और सबसे बड़ी बात यह है, केवल 4 प्रश्न ही यहाँ पर दिए गए थे, यानी जो पहले 6 प्रश्न आते थे उस प्रश्नों की संख्या को घटा दिया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं करेंट अफेयर्स के सेक्शन पर। यहाँ पर आप देखें, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क से आपका क्या अभिप्राय है, किस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है। हालांकि अभी जो जितने भी संगठन है वह सारे संगठन का हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क के तौर पर ही देख रहा है, चाहे वह G20 हो, बीमेस्टेक हो, और या फिर आसियान हो, G7 हो, सभी जितने भी देखते वो आर्थिक हिंद प्रशांत क्षेत्र को, ब्लू इकोनॉमिक को यहाँ पे आपको दर्शाना था। उसके संबंध में यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न था, कोल्ड चेन प्रणाली से आप क्या अभिप्राय है, प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से अपने स्वास्थ्य देखरेख के ढांचे को सशक्त कर सकता है, कैसे। नेक्स्ट है, रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान और दूरगामी प्रभाव का वर्णन कीजिए। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न नहीं था, रूस यूक्रेन युद्ध। इस प्रश्न को आप बहुत ही क्वेश्चन में काफ़ी मूव किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान और दूरगामी प्रभाव का वर्णन कीजिए। इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्था सुझाइए। तो इसमें यह प्रश्न मेरे रेंज का था। करेंट अफेयर्स में भी सारे प्रश्न लगभग रेंज में थे, जिसमें कि मैंने 5वां प्रश्न और 7वां प्रश्न को हिट किया था, और एक प्रश्न जो सार्क का था उसे मैंने यहाँ पे बनाया था। वो प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रश्न ये पूछा था, कार्बन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है। भारत 14वें ब्रिक्स सम्मेलन
2022 के उच्च स्तरीय साझेदारी क्रियान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध कोर्ट की गतिविधियों में सक्रिय है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये प्रश्न मैंने हिट किया था और ये प्रश्न अच्छे प्रश्न है। इसमें ब्रिक्स और क्वाड दोनों को कंबाइन करके पूछा था और भारत की भूमिका को इसमें पूछा था। तो ये प्रश्न थे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 67वीं BPSC के लिए भी इस पर यहाँ पे आप जिस प्रकार बोलेंगे वह कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो यह चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हालांकि करेंट अफेयर्स में जिस भी बच्चे का रेंज काफ़ी ज़्यादा है वह प्रश्न को आसानी से टेकल कर लेंगे, लेकिन आप यदि यह सोचेंगे मैं गेस्ट प्रश्न करके जाऊंगा वहाँ पे हिट कर दूंगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही होगा। अब देखते हैं हम लोग DI के सवाल देखेंगे। तो इस प्रकार के DI थे जो कि इजी ही प्रश्न के कहे जा सकते। एक DI मैंने ये बनाया और दूसरा DI था ये भी काफ़ी आसान स्तर के ही प्रश्न कहे जा सकते। आसान स्तर नहीं, जो बना रहे हैं वो उन्हें आसान ही लगेगा, लेकिन अच्छे प्रश्न थे। और आप ये 2 प्रश्न को मैंने हिट किया था, बाकी 2 जो प्रश्न पूछे थे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक ये DI पूछा गया था और दूसरा DI यहाँ पे पूछा गया था। तो जितने भी प्रश्न आज आए हुए थे उन प्रश्नों को मैंने बता दिया। कल जितने भी प्रश्न पूछे जाएगा उन प्रश्नों को मैं कल डिस्कशन कर दूंगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अभी आया हूं और कल ही मेरा फिर 9 बजे से शिफ्ट है, तो उसमें मेरा एग्ज़ाम है। तो आप तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।